तो हम उसको ऊतक बोलते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक। ठीक है। तो एक ही स्लाइड निकली अभी। तो सभी जो है एक जैसे दिखने वाले और एक जैसा कार्य करने वाली जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जो भी सेल्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं, उनको हम ऊतक कहते हैं, जो कि है हमारे टिश्यू। तो 4 तरह के हमारे ऊतक होते हैं। सबसे पहला है उपकला ऊतक, दूसरा होता है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक को हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। संयोजी जो आपस में जो है एक दूसरे के साथ जो है संयोजना करते हैं, संपर्क बनाते हैं, कनेक्शन करते हैं, उनको कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। फिर हमारी जो पेशीय ऊतक है, जो कि हमारी मसल्स होती है, जो मांसपेशी है, और अ, चौथे नंबर का जो है वो हमारा तंत्रिका ऊतक है, जो कि हमारे नर्वस टिश्यू है। ये 4 जो ऊतक है, ये मिलके हमारे एक-एक आगे अंग को बनाने में सहायक होते हैं। इन चारों के ऊतक के माध्यम से ही हमारे एक अंग का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं हमारे सबसे जो बाहरी हमारे शरीर की सतह है, चाहे अंदर की चाहे बाहर की, कवरिंग होती है एक तरह से। ये हमारे एपिथेलियल टिश्यू के माध्यम से बनती है, उपकला ऊतक से ही बनती है। जैसे कि हमारे मतलब शरीर का जो बाहरी है, आप देखते हो त्वचा है, और जो हमारे अंदर भी, अगर वही त्वचा अंदर भी अगर एक लाइनिंग बनाती है, तो अंदर हो या बाहर हो, ये हमारी एपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक से ही हमारे जो शरीर के अंदर जो है बनते हैं, हमारे अंग बनते हैं। ठीक है। जैसे कि आपके घर में हम लोग, जब आपके घर का निर्माण होता है, ईंटें जो होती है एक कोशिका के तरह से हम मान के चलते हैं, एक एक ईंट मिलके आप दीवार बनाते हो, फिर चार दीवारी बन जाती है, तो एक कमरा बन जाता है, एक अंग बन जाता है। फिर आप उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर बाहर क्या करते हो, सीमेंट या सफेदी करते हो, है ना, सीमेंट का एक लेप या सफेदी का लेप करते हो। तो वो एक तरह से आपका जो है उपकला ऊतक मान के चलो, है ना, बाहर डिस्टेम्पर है, अंदर व्हाइट वॉश जो करते हो। तो एक तरह से क्या काम करते हैं वो, उनका कार्य होता है हमारे शरीर की रक्षा करना। तो एक जो आवरण की तरह हो जाता है, वो रक्षा करता है। और यहीं से ही अगर किसी चीज को सोखना होता है, उनको एब्जॉर्ब करना होता है, अवशोषण करना होता है, तो भी वहां उसी के माध्यम से ही होता है। और अगर किसी चीज को वहां से बाहर भेजना होता है, सिक्रीशन करना होता है, स्राव करना होता है, वो भी वहीं से ही होता है। और उत्सर्जन भी, एक्सक्रीशन भी। ठीक है। जो चीज बनती है, कुछ चीज बननी होती है, सिक्रीशन जो होता है वो भी वहां से होता है। ये सारे कार्य हमारे एपिथेलियल टिश्यू के हैं, उपकला ऊतक के हैं। तो शरीर की सतह जैसे त्वचा, खोखले अंग, खोखले अंग कौन कौन से होते हैं, हमारे एम्प्टी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा अमाशय है, गर्भाशय है, हमारी जितनी भी जो रक्त वाहिनियां हैं, है ना, अंदर से बाहर से, ये सब इसी से ही हमारे ढके रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो, है ना, एक जैसे दिखने वाले सेल्स जो हैं, वो उन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया है। और यहाँ पे भी आप ये देखो, एक जैसी शेप के हैं, और नीचे वाली पिक्चर में देखो, ये भी सब लंबे लंबे से एक जैसी शेप के हैं, है ना। तो ये जो सेल्स होते हैं आपस में, आप देख रहे होगे, ये जो है एक सेल है। ठीक है। इस सेल के अंदर जो आप देख रहे हो, वो हमारा न्यूक्लियस दिख रहा है। ठीक है। और उसकी बाहर की जो हमारी होती है कवरिंग होती है, न्यूक्लियस दिख रहा है, अंदर का हमारा साइटोप्लाज्म है, जैसे कि इस पिक्चर में बताया है। फिर हमारी जो कवरिंग होती है, ये देखो, ये इस तरह से कवरिंग होती है आपस में, हमारा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी उसके ऊपर ही वो तैयार होता है। आगे चलते हैं। तो जो हमारे उपकला ऊतक हैं, जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये हमारे कई तरह के होते हैं। तो सरलता से हम देखेंगे तो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सरल, जिसको हम सिंपल एपिथेलियल बोलते हैं, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड एपिथेलियल। तो इनमें होता क्या है, एक जो सिंपल वाले में सिर्फ एक लेयर होती है सेल्स की। ठीक है। उनको हम बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल, सरल। और जो होते हैं कई सारी लेयर बना देते हैं, सेल्स जो होते हैं मिलके जो ग्रुप बनाते हैं, वो कई सारी परतें बना देते हैं। तो वो परतें जो हमारी यहाँ पर होती है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो हम सबसे पहले देखते हैं सरल उपकला में कौन कौन से, इसके भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमारे स्क्वैमस एपिथेलियल, शल की उपकला, इसमें स्क्वायर शेप वाले सेल्स जो होते हैं, मतलब चौरस वाले होते हैं, वो मिलके ग्रुप बनाते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ऑलमोस्ट जो है तो क्यूब
टाइप के जो घनाकार वाले होते हैं उसमें वो मान के चलोगे। वैसे तो स्क्वायर और क्यूबॉइडल लगभग लगभग, लेकिन क्यूबॉइडल जो हमारे वहां पर इस तरह की घनाकार वाली में, कॉल्यूमनर जो होते हैं जो स्तंभ जैसे उपकला होते हैं। सीलिएटेड में मतलब उनके ऊपर जो होते हैं कुछ बालों की तरह उनके ऊपर, जिसको कि हम सीलिया बोलते हैं, रोम बोलते हैं, तो उनको रोम उपकला बोलते हैं। और फिर कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो कि स्राव करते हैं, ग्रंथियों की तरह जो होते हैं, काम करते हैं, उनमें उनका काम होता है स्राव, क्या किसी चीज को बनाने का। तो वो हमारे ग्रंथि, ग्लैंडुलर एपिथेलियल या ग्रंथित उपकला कहलाते हैं। तो ये इस तरह के हमारे सरल उपकला में आते हैं। और जब एक से ज्यादा मिलके ग्रुप बना देते हैं उनको हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं। तो सबसे पहला है ट्रांजिशनल, अंतर्वर्ती, भी पिक्चर नहीं है, उसे आगे हम देखेंगे, आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिर एक होता है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होता है। फिर एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कॉर्निफाइड, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमर और स्ट्रेफिडाइड कॉल्यूमर सीलिएटेड। इनकी पिक्चर आप देखेंगे आगे तो और ज्यादा बेहतर रूप से समझ पाएंगे। अच्छा, इसमें ज्यादा नहीं है। तो इसमें जो होते हैं, इसमें मतलब जैसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में जो होते हैं कि एक लेयर जो होती है, आप देख लोगे ये हमारे स्क्वायर शेप के भी वो नीचे दिख रही हैं, और वहां पे हमारे जो हैं क्यूबॉइडल टाइप के भी होते हैं। तो ये दो तीन परतें जो इस तरह की हमारी अलग अलग शेप के बना लेते हैं, तो इस तरह से होते हैं। तो उन्हीं में हमारे नॉन कॉर्निफाइड होते हैं कि जो ऊपर की त्वचा जो होती है वो एक तरह से हमारे वहां पर एब्जॉर्प्शन टाइप के उसमें नहीं होती, तो वहां पर है। फिर लंबे जो अलग अलग स्तंभाकार वाले में बनते हैं, कई परतें बना लेते हैं, वो होते हैं। उनके साथ अगर स्तंभाकार के साथ ऊपर हमारे कुछ जो जिनके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी हो जाते हैं, तो वो इस तरह के ये मल्टीपल लेयर वाले होते हैं या सिंगल लेयर वाले होते हैं। ये हमारे होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। फिर हमारे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि हमने बात करी थी, ये हमारे आपस में संयोजन, एक दूसरे के साथ संपर्क बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हर जो कोई भी तंत्र है या अंग है, एक दूसरे के साथ जो है आपस में संपर्क बनाए रखते हैं हमेशा, कोई भी अलग थलग नहीं है। तो वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू जो है बनते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार के, तो उसके अंदर लेकिन कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा प्रकार करते हैं। और ये हमारे शरीर को एक ढांचा भी प्रदान करने में मदद करते हैं, एक फ्रेमवर्क देते हैं। और ये इन ऊतकों में जो भी जितने भी हमारे जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, वो सब में अलग अलग, जैसे इन पिक्चर में देख रहे हो ना, जो सेल्स प्रेजेंट होंगे सब में एक दूसरे से अलग अलग ही होते हैं। और हमारे जो बॉडी के अंदर जहां पर भी ये प्रेजेंट होते हैं, वहां पर जिस स्थिति में प्रेजेंट होते हैं उसी हिसाब का ये जो है कार्य करने में मदद करते हैं। मैम हाँ जी। मैम मैम ये थोड़ा सा इंग्लिश में भी शो कर देंगे मैम प्लीज। हाँ, मैं इसके बात करूंगी, क्योंकि एक फ्लो शायद मुझे लगता था कि शायद कुछ इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत होती होगी। अभी मैं हिंदी में समझा रही हूँ, पहले मैं हिंदी में समझा दूंगी, उसके बाद इंग्लिश में समझा दूंगी। ठीक है। जी तो ये हमारे जो है ऊतक, इनमें जो हमारे बीच में जो यहाँ पर खाली जगह जो होती है, वहां पर भी हमारे जो कुछ ना कुछ यही प्रेजेंट ही रहते हैं, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, या दोनों सेल के बीच में जो खाली जगह में कुछ ना कुछ जो पाए जाते हैं, वो भी हमारे कनेक्टिव टिश्यूज ही होते हैं, जहाँ पे कोई भी खाली जगह नहीं होती है। ठीक है ना। और ये अलग अलग शेप के, साइज के होते हैं। और लेकिन कार्य लगभग लगभग सब एक जैसा ही करते हैं, आपस में संपर्क बनाने का। ठीक है। तो ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू जो है मीसेनकाइमल सेल्स जो होते हैं, वहां से इनका जो उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हर कोई सेल जब उसकी जो उत्पन्न होता है वो कहीं ना कहीं किसी उससे आते हैं, तो इनके जो उत्पन्न करता सेल्स जो होते हैं वो मीसेनकाइमल सेल्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे शरीर में कितने तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं। सबसे पहला अगर हम देखेंगे, अवकाशी ऊतक या एरियुलर टिश्यू बोलते हैं। एरियुलर टिश्यू एक तरह से रेशे होते हैं, जैसे मकड़ी के जाले के धागे से होते हैं ना। आप देखोगे होता तो वो एक धागा ही है, लेकिन कितना मजबूत होता है ना। अगर उसमें कोई चीज हो जाती है तो उसको जकड़ के रखता है। तो ऐसे हमारे शरीर के अंदर एरियुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं पूरे शरीर में, किसी अंग को अच्छे से पकड़ के होल्ड करने में वहां पर ये बहुत ही मदद करते हैं। फिर हमारे जो वसा हमारे शरीर के अंदर अलग अलग जगह है, वो भी हमारे शरीर के अंदर क्या काम करता है, हमारे शरीर को जो है
रक्षा करने में मदद करते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करते हैं, तो वो हमारे एडिपोज टिश्यू होते हैं या वसीय ऊतक होते हैं। फिर हमारे जो अलग अलग और तरह के भी हमारे रेशे प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हमारे व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, फिर येलो इलास्टिक टिश्यूज होते हैं जहाँ पे थोड़ी सी इलास्टिसिटी चाहिए होती है। कहीं कहीं पे हमारे जो आपस में जो है एक दूसरे के साथ जाल, एक नेटवर्किंग बना देते हैं, वो हमारे जालीदार ऊतक होते हैं। जो हमारे जितने भी रक्त जो है, हमारे रक्त जो उत्पन्न होते हैं, हमारे सेल्स जो बना के वो करते हैं, वो हमारे हेमोपोइटिक टिश्यूज या रक्त उत्पादक ऊतक होते हैं। वहां पे हमारे जो है ब्लड सेल्स का वो होता है। फिर हमारे जहां पर कार्टिलेज, जिसको उपास्थि बोलते हैं, कार्टिलेज जो होते हैं हड्डियों की तरह बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन उनमें इलास्टिसिटी होती है। जैसे आपकी नाक का अग्रभाग या आपका कान का जो बाहर का हिस्सा होता है, ये कार्टिलेज से ही निर्माण होता है, और भी कई जगह पे प्रेजेंट होते हैं। और हमारी हड्डियां भी बोन टिश्यू ही कहलाती हैं, अस्थि ऊतक होती हैं। और हमारे शरीर के अंदर जो हमारे को रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे करते हैं, वो हमारे मदद करते हैं लिम्फोइड टिश्यूज या लसिकाभ ऊतक। ठीक है। फिर हमारे म्यूकोइड टिश्यूज होते हैं जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से, जैसे हमारे मुख के अंदर की लाइनिंग जो है ना, सबसे उस पे आप देखोगे कि वहां पे हमेशा ही एक नमी रहती है, आंखों की जो लेयर होती है वहां पे हमारे श्लेष्मात्र ऊतक प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पूरे शरीर के अंदर सबसे बड़ी नेटवर्किंग होती है कनेक्टिव टिश्यूज की। हमारे तीसरे नंबर के जो थे वो थे हमारे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू हमारी मांसपेशियों के जो है निर्माण में मदद करते हैं। हमारे शरीर में जो भी मांसपेशी है वो इन्हीं के ही माध्यम से बनी होती है, और हमारे अलग अलग अंगों में भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो है ये तीन प्रकार के होते हैं, और यहाँ पर जो हमारे कार्य जो होता है हमारे पेशीय ऊतक का, वो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होता है गति प्रदान करना। हमारे शरीर में कहीं और भी गति नहीं होती है, किसी भी भाग की गति नहीं होती है। अगर होती है तो उसकी उसके जो कारण होता है वो सिर्फ मांसपेशी के द्वारा ही होता है। हमारे शरीर में और कोई अपने आप स्वयं कहीं पर भी कोई चल फिर नहीं सकता, सिर्फ मांसपेशी में जो गति होती है उसी के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर कार्य होता है। और इसके अलावा उनके अंदर उत्तेजनशीलता होती है, इरिटेबिलिटी होती है, जिससे कि वो कार्य करने के लिए जो है सक्षम होती है। कंडक्टिविटी होती है, चालकता होती है जिससे, और लचीलापन, अगर वो फैलती हैं तो वो सिकुड़ के अपनी उसी शेप में वापस भी आ जाती हैं। तो ये लचीलापन, इलास्टिसिटी, ये गुण होते हैं हमारी मांसपेशियों के। अब मांसपेशियों के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, और इसकी जो कोशिकाएं, जितने भी सेल्स होते हैं, बहुत पास पास सटे हुए होते हैं। ठीक है, उनके बीच का गैप बहुत ही कम होता है, इसीलिए वो इतनी आपको, हमारे को आप देखा होगा कि इतनी जो होती है ठोस सी लगती हैं, और जो गति होती है वो अच्छे से फिर होती है। तो हमारे शरीर के अंदर जैसे हम हाथ पैर हिलाते हैं या अंदर के अंग हमारे काम करते हैं, मेरा दिल धड़कता है, वो सब उन्हीं के ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब सिकुड़ने और फैलने की वजह से ही होता है, क्योंकि उनकी कोशिकाएं बहुत पास होती है, उनके गैप कम होता है। हमारे शरीर का जो वजन है, मेरे शरीर का जो वजन अगर लगभग लगभग देखा जाएगा, तो अगर हम उसमें से अपनी मांसपेशी का वजन हम देखेंगे तो लगभग 40% जो हमारे शरीर में जो वजन है वो सिर्फ हमारी मांसपेशियों का ही होता है। और हमारे शरीर के अंदर 600 से भी ज्यादा मांसपेशियां पाई जाती हैं, और जिसमें से कि जो सो है 400 तरह की हमारी रेखित रेखित वाली जो होती है हमारी हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती है, जिनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, या जो कि हमारी रेखित पेशियां होती हैं, और वो हमारी 400 के लगभग होती है। और सबसे ज्यादा हमारी पीठ में, यहाँ पर आप देख रहे होगे पीठ में, तो सबसे ज्यादा हमारी पीठ में लगभग 180 के करीब ही हमारी मांसपेशियां पाई जाती हैं। ठीक है। तो हमारी मांसपेशियां जो होती हैं तीन तरह की होती है, मुख्य रूप से देखोगे तो दो तरह की। एक जिनको जो हम अपनी मर्जी से जिनको हिला डुला सकते हैं, एक होती है जो हम अपनी मर्जी से नहीं हिला डुला सकते। जो हम अपनी मर्जी से हिला डुला सकते हैं उनको बोलते हैं ऐच्छिक पेशी या वॉलंटरी मसल्स। ये वाली जो मांसपेशी जो होती है, ऐच्छिक पेशी जो होती है, ये हमारी हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो जब हम, हमारा अगर मन है तो हम हिलाएंगे, हाथ हिलाऊंगी, पैर हिलाऊंगी, है ना। अगर मैं अभी बोल भी रही हूँ तो वो मेरे हड्डियों के साथ जुड़ी है। तो अगर मेरा मन है बोलूंगी, नहीं मन है तो मैं नहीं बोलूंगी। तो ये हमारी वॉलंटरी मसल्स या ऐच्छिक पेशी में आते हैं, जो कि आप सबसे आखिर पिक्चर में देख रहे होगे। यहाँ यहाँ पे आपको पैर का वो लेग का पिक्चर दिखा रहे हैं नीचे, और ये हमारी स्केलेटल मसल्स के आप देख रहे होगे, यहाँ पे सेल एक दूसरे के साथ जुड़ के पूरी मांसपेशी बना देते हैं, ये आप देख रहोगे। तो एक दूसरे के साथ ये देखो मल्टीपल इसमें ये है
और ये लेयर्स में एक दूसरे के साथ है और अलग अलग है, एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं हुई लेकिन सटी हुई है एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। इनके अंदर जो है हमें रेखाएं मिलती हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे जेब्रा क्रॉसिंग होती है ऐसे इनके अंदर रेखाएं मिलती हैं, इसीलिए इनको रेखित पेशी भी बोला जाता है, या इंग्लिश में स्ट्राइकेटेड मसल्स बोलते हैं। ये हमारी हड्डियों के साथ जुड़ी है, इनको स्केलेटल मसल्स या कंकालीय पेशी भी बोला जाता है। हम अपनी मर्जी से चलाते हैं तो इसलिए इनको ऐच्छिक पेशी या वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। तो इनको हम अपनी इच्छा अनुसार जो है संकुचित या प्रसारित या मतलब सिकोड़ना या फैलाना हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है हमारी अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी जो हमारी मर्जी के बिना ही काम करती हैं, हम चाहे ना चाहें हम इनके कार्य को कंट्रोल करना, पर ये हमारी मर्जी से नहीं चलती हैं, ये हमारे शरीर में जहां इनकी जरूरत होती है ये अपने आप ही उसका काम करती रहती हैं। तो वो दो तरह की हमारी होती है, एक तो अनैच्छिक पेशी और एक हृदय पेशी, ये दो कैटेगरी उसी में ही आती है। ओके, तो जो अनैच्छिक पेशी हम यहाँ पर देखेंगे जिनको इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं, एक होती है जो कि हमारे अंदरूनी जो अंग है उन्हीं के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो वो जो हमारी होती हैं चिकनी पेशियां हम उनको बोलते हैं, और उसको हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स। जो हमारे अंदर के अंगों के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स के हमारे जो अंदर के अंग है, जैसे कि हमारा पेट है, गर्भाशय है, ब्लैडर है, आंतें हैं, है ना, हमारे फेफड़ों के अंदर है, ये सारी वहां पर प्रेजेंट है। तो अगर हम चाहें कि हम अपनी पाचन शक्ति को रोके, हम अपने पेट को सोचे कि वो ना पचाए, तो हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो वो हमारी मर्जी के बिना काम करती हैं। हमारे शरीर का जो अपना कार्य है जिस तरह से चल रहा है वो उसी हिसाब से ही काम करता है। तो हमारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ये हमारे शरीर के हिसाब से ही कार्य करती है, इसीलिए ये हमारी अनैच्छिक पेशियां होती है, जो कि हमारे शरीर के जितने भी अंग है उनके अंदर ये जब उनकी आवश्यकता होती है कार्य अपने आप ही करती हैं। और एक और इसी में अनैच्छिक पेशी में हमारी होती है थर्ड कैटेगरी, जिसको हम हृदय पेशी बोलते हैं। हृदय पेशी मतलब जो कि हमारे हृदय के अंदर पेशियां, हमारा हृदय इन्हीं के ही कारण कार्य करता है, ठीक है ना। तो इसको अलग कैटेगरी में क्यों डाला है? क्योंकि हमारा हृदय दिन रात निरंतर बिना रुके बिना थके कार्य करता रहता है। जब आप भोजन खाओगे तब तो पेट काम करेगा ना, पाचन शक्ति, लेकिन हमारे शरीर का एक इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो कि हमेशा ही धड़कता रहता है, हमेशा कार्य करता रहता है, इसलिए से थर्ड कैटेगरी में भी डाला है। और इसकी बनावट के आधार पर भी इसको थर्ड कैटेगरी में डाला गया है। तो इनको हम कार्डियक मसल्स या हृदय पेशी भी हम इनको कहते हैं। तो एक होती है हमारी विसरल मसल जो कि हमारे अंगों में होती है, और एक हमारे हृदय में होती है। तो तीन तरह की हमारी मांसपेशियां हैं। तो जैसे यहाँ पर ये जो जेब्रा क्रॉसिंग टाइप की हमारी स्केलेटल मसल्स में रेखाएं होती हैं, ऐसे ही हमारी हृदय के अंदर भी रेखाएं होती हैं, इसीलिए इसको थर्ड कैटेगरी में डाला है। यहाँ पर रेखाएं होती हैं। चिकनी पेशी स्मूथ मसल जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में रेखाएं जेब्रा क्रॉसिंग की तरह नहीं होती, इसलिए इनका नाम होता है चिकनी पेशी, ठीक है। चिकनी होती है, इसके अंदर कोई लाइनें नहीं होती हैं। और ये हमारे स्पिंडल शेप टाइप की होती है, मतलब इसके जो दोनों भाग हैं, दोनों सिरे जो हैं वो आप देखोगे पतले हैं और बीच का हिस्सा मोटा है। हमारी हड्डियों वाली जो स्केलेटल मसल्स में आप देखोगे ये एक रॉड शेप या सिलेंड्रिकल शेप की होती है ना, इसके देखो दोनों हिस्से जो हैं लगभग समान उसमें ही है, जैसे बीच में है उतनी ही उसकी चौड़ाई में है। और हृदय की जो मांसपेशियां हैं ये बनावट में स्केलेटल मसल्स की तरह ही होती हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि ये देखोगे ये आपस में एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ी हुई, लेकिन यहाँ पर हृदय पेशियां आपस में एक दूसरे के साथ जो है जुड़ी हुई होती हैं, ब्रांचेस बनाई हुई होती हैं। तो ये हमारी तीन तरह की मांसपेशियां हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होती हैं। पेशीय उपकला जो कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अंगों में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ रहे थे, और इसमें हमारा जो है वहां पर टेंडन, टेंडन भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू में होता है। तो टेंडन बेसिकली ये हमारे स्केलेटल मसल्स के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। तो स्केलेटल मसल्स जो थी अभी हमने बात करी थी हमारी हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती है। अब देखो हड्डियों के साथ ये जो लाल रंग की है ये हमारी मांसपेशी है, और जो मांसपेशी है डायरेक्ट हड्डी से नहीं जुड़ती। ये जो सफेद रंग का आपको दिख रहा होगा, है ना, ये जो सफेद रंग का है जो कि मांसपेशी को हड्डी से जुड़ने में मदद करता है, इसको हम बोलते हैं टेंडन।
तो जो मांसपेशी बीच में से तो मोटी होती है और उसके दोनों सिरे बहुत पतले होते हैं बेसिकली, तो वो जो पतले हिस्से वो हमारे टेंडन्स कहलाते हैं, और टेंडन्स के द्वारा ही पेशी अस्थि से जुड़ी हुई होती है। आप देख रहे होगे, दिखता हमें ऐसा है कि पतली है, लेकिन ये सिलेंड्रिकल उसमें ऐसे ही जुड़े हुए होते हैं। तो स्केलेटल मसल्स दो प्रकार की होती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है। एक होती है जो सिकुड़ती है और एक फैलती है, तो उसी की वजह से वहां पर हमारे शरीर के अंदर अलग अलग कार्य होते हैं। अगर आप देखोगे दोनों मसल्स हैं जो कि हमारे कंधे से हमारे एल्बो के साथ जुड़ी है। आप देखोगे एक आगे की मसल है और एक पीछे की है। अगर आगे वाली सिकुड़ेगी तो हाथ जो आप मोड़ोगे, और पीछे वाली फैलेगी, और जब पीछे वाली सिकुड़ेगी आगे वाली फैलेगी तो हाथ को सीधा करोगे। तो ये इस तरह के कार्य जो है दोनों विपरीत अवस्था में करती हैं, तभी हमारे शरीर में कार्य हो पाता है। अभी हमने बात करी थी इनवॉलेंट्री मसल्स की, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, चिकनी पेशी या स्मूथ मसल्स, या रेखाएं इसके अंदर नहीं होती हैं, तो इसलिए हम इनको अरेखित या अनस्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। इसका जो है हमारा शरीर के कार्य के हिसाब से ही इसके जो नियंत्रण बना रहता है, ठीक है ना। तो किसी भी अस्थि से नहीं जुड़ी होती, ये हमारे जितने भी अंदर के अंग होते हैं ये उधर ही जो उपस्थित होती हैं, इसलिए इनको अंतरंगी पेशी या विसरल मसल्स भी कहते हैं। और ये कैसे कार्य करती है, इनका जो कार्य करने का होता है वो जैसे केंचुआ चलता है ना, आपने देखा सिकुड़ सिकुड़ के, तो उसको क्रमांकुंचन गति बोलते हैं, इंग्लिश में उसको पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है। जैसे कि हमारी आंतों के अंदर काम होता है ना, खाना आया वो सिकुड़ गया फिर आगे खुल जाता है वो खाना, इस तरह से इसका कार्य होता है। थर्ड कैटेगरी आपको बताई थी हमारी कार्डियक मसल्स या हृदय पेशी, जो कि हमारे सिर्फ हृदय में ही उपस्थित होती हैं, और ये भी हमारी अनैच्छिक पेशी होती है, लेकिन ये दिखने में हमारी स्केलेटल मसल्स की होती है। जैसे कि बताया था भी मैंने आपको, इसमें ऐच्छिक पेशियों की तरह पट्टियां होती हैं, लेकिन इनका कार्य अनैच्छिक ही होता है। और यही एक हमारी हृदय पेशी है जो निरंतर दिन रात कार्य करती है। ये मसल्स मृत्यु परंतु बिना विश्राम किए मृत्यु तक बिना किसी विश्राम किए संकुचित और शिथिल होती रहती हैं। 24/7 ये हमारे शरीर में कार्य करती हैं। अब चौथे नंबर का जो हमारा टिश्यू है, लास्ट जो हमारे टिश्यूज में है, वो है हमारा नर्वस टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, तंत्रिय ऊतक। ये हमारे शरीर के अंदर बॉडी को कंट्रोल करने में मदद करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को बनाने में मदद करता है। इसका कार्य होता है जो संवेग है या मैसेज है एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने में मदद करता है। तो हमारे जितने भी नर्वस सिस्टम के जो उसके जो ऑर्गन्स है ये बनते हैं, तो हमारे जो नर्व सेल्स है, नर्व सेल्स मिलके हमारे नर्वस टिश्यूज को बनाते हैं। मतलब हमारी जो तंत्र कोशिका है वो हमारा तंत्रीय ऊतक बनाती है, और हमारे शरीर के पूरे कार्य को जो है कंट्रोल करने में मदद करती हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारा एक जो कोशिका है वो हमारी लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। ये हमारे इतने बड़े सेल हो सकते हैं। तो नर्व सेल ही हमारा इतना लॉन्गेस्ट सेल हमारा कह सकते हैं पाया जाता है, और नर्व सेल को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ठीक है, अगर कई बार नर्व सेल नहीं लिखा, तो अगर हम नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं तो एक ही बात है। अलग अलग आकार के होते हैं, ये भी तो बहुत तरह के होते हैं। तो जैसे इसमें आप देख रहे होगे, ये अगर एक ये नर्व सेल है, ये एक ही है, एक दूसरे के साथ मिलकर नर्वस टिश्यू बना लेते हैं। तो अगर हम एक नर्व सेल को देखते हैं तो देखो ये इसका सेल बॉडी है, और इसके साथ इसमें से एक जो पार्ट निकल रहा है। कोई अनम्यूट है क्या, कुछ कहना चाहते हैं, या प्लीज म्यूट हो जाइए। थैंक यू। तो ये हमारा इसकी सेल की बॉडी है, जो इसके कोशिका का जो है मुख्य पार्ट जो है हमारा, और उसी के साथ ही निकलती है कि ये लंबी सी डंडी आप देख रहे हो, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। यहीं से ही मैसेज जो है बाहर निकलता है। तो ये अलग अलग तरीके के, जैसे देखो कि सेल बॉडी एक सिरे पर है और ये शाखा निकल रही है, उसके नीचे छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, और ऐसे ही यहाँ पर वो जो सेल बॉडी बीच में है, ऊपर नीचे शाखा निकल रही है। और आप देखोगे ये इस तरह के भी है, अलग अलग आकार के हमारे ये नर्व सेल्स पाए जाते हैं। तो पहले वाला हम इसको बोलते हैं यूनिपोलर। यूनि मतलब वन होता है, एक ही, पोलर मतलब एक ही पोल पे। तो यहाँ पर हमारा जो सेल बॉडी है और इसी से एक ये जो लंबी जो डंडी निकलती है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, और यहाँ पर हमारे जो होते हैं ये एक्सॉन के नीचे आपको नर्व्स ये दिख रहे हैं, ब्रांचेस थी।
ठीक है ना। तो इसके ऊपर ये जैसे ब्रांचेस है वो नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पर इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। तो ये जो डेंड्राइट यहाँ पर नहीं है, एक ही पोल पर ही है, तो इसलिए इसका नाम हो गया है यूनिपोलर। बाइपोलर में आप देख रहे हो यहाँ पे दो एक्सॉन निकल गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एक एक्सॉन है यहाँ पर, और यहाँ पर डेंड्राइट्स हो गए, तो ये हमारा बाइपोलर हो गया। दो, बाई मतलब दो। और अगर एक सेल से बहुत सारे निकल रहे हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स भी है, एक एक्सॉन यूजुअली एक ही होता है, मतलब जैसे कि ये बीच में आ गया है, तो ये हम इसको बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर, मतलब ऐसे लग रहा है एक है लेकिन एक से ज्यादा भी है। ठीक है। एपोलर होता है वहां पर जो है एपोलर न्यूरॉन में ना एक्सॉन होता है ना डेंड्राइट होता है, सिर्फ सेल बॉडी होती है। तो ये अलग अलग आकार के ये आपको को इस तरह के देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर अब हम देखेंगे एक नर्व सेल के जो है आकार को, तो अगर हम इस नर्व सेल को देखते हैं तो यूजुअली कॉमनली नर्व सेल इस तरह का दिखता है। आपको जो बीच में ये जो दिख रहा है डार्क कलर का, ये हमारी सेल बॉडी है, और इसके ऊपर से देखो आपको कांटे लाई के बहुत सारी शाखाएं सी निकल रही हैं। यही शाखाएं हमारी, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। और एक फिर मुख्य शाखा जो नीचे की तरफ जा रही है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है। और ये जो मुख्य शाखा जो जहां पर खत्म हो रही है, यहाँ से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, ये हमारे क्या बोलते हैं, टर्मिनल ब्रांचेस बोल देते हैं हम इनको, जहां पर टर्मिनल मतलब खत्म हो रहा है। ये एक यूजुअली एक नर्व सेल ऐसा ही होता है। तो इसमें जो होता है प्रोसेस क्या होता है कि डेंड्राइट से जो नर्व सेल है वो मैसेज प्राप्त करता है, सेल बॉडी उसको एनालाइज करती है और आगे पास कर देती है एक्सॉन के थ्रू। यहाँ से वो मैसेज पास होता है और यहाँ पे खत्म होता है टर्मिनल उसकी ब्रांचेस पे। यहाँ पे अगले सेल का जो है डेंड्राइट्स उपस्थित होते हैं, वो उससे मैसेज लेते हैं और आगे भेज देते हैं। लेकिन बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इस तरह से मैसेज जो है यहाँ से आता है और यहाँ से चला जाता है, अगले उस पे नर्व के लिए जाने के लिए तैयार होता है। ठीक है। तो ये हमारा टेक इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, कौन? एक्सॉन। इसमें इफ्रेंट प्रोसेस होता है कि जो सेल बॉडी से मैसेज को लेके जाता है। ठीक है। कंडक्शन का प्रोसेस होता है, जैसे आपने बिजली का खटका दबाया, आपको करंट दिखता तो नहीं है, करंट चला जाता है, तो ये इसी तरह का ही यहाँ पर होता है। तो जो मैसेज जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से हमारे जो मैसेज हमारे जाते हैं। तो एक्सॉन जो नर्व इम्पल्स को हमारे क्या करता है, सेल बॉडी से दूर ले जाता है, और यहाँ पर हमारे जो होते हैं ना, यहाँ पे मोटे मोटे जो टर्मिनल ब्रांचेस है, यहाँ पे हमारे साइनोड नोड्स होते हैं। यहाँ से हमारे इम्पल्सेस अन्य न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाता है। जो दूसरा न्यूरॉन होगा यहाँ पर, और बहुत सारे भी हो सकते हैं, वहां पर वो ट्रांसफर हो जाता है। तो एक्सॉन जो होता है अकेला होता है, एक ही होता है, ये देखो सीधा होता है और इसकी शाखाएं नहीं होती हैं, अनब्रांच्ड होता है। ठीक है। इनके अंदर ये जो बीच में से देख रहे हो एक्सॉन, ये बिल्कुल बीचों बीच जो दिख रहा है वो हमारा एक्सॉन होता है। इसके ऊपर की भी और कुछ इसके ऊपर आवरण होता है, कवरिंग होती है, जो कि मैसेज को वहीं पर ही सीधा जाने में मदद करती है। यहाँ पर देखो बीच में बिंदी 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 सी दिख रही है, ये कुछ हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो कि हमारे एक्सॉन बीच वाले बिल्कुल बीचों बीच आप देख रहे हो जो एक्सॉन जा रही है, बिल्कुल पतली सी जो एक जा रही है, उसके अंदर नहीं होते, उसके बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है। तो एक्सॉन के जो बाहर यहाँ पे देख रहे होगे, फिर जो उसका होता है प्लाज्मा जो होता है, उसको हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाहर की आप अब देख रहे होगे एक एक अगर आप देखोगे डार्क रेड कलर की कवरिंग दिख रही है, ये हमारी होती है मेम्ब्रेन, एक्सोलीमा होती है। और जहां से एक्सॉन सेल से शुरू होते हैं, सेल बॉडी से शुरू होता है, उसको एक्सॉन हिलॉक करते हैं, और यहाँ पर ही हमारा मैसेज जो जाता है, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हमारा होता है, आगे जो हम चला जाता है। ठीक है। तो एक्सॉन भी यहाँ पर देख रहोगे, एक ये हमने देखा ऐसे लाल लाल रंग की कवरिंग थी, बीच बीच में ऐसे थोड़ा सा गैप होता है, लेकिन एक्सॉन पूरा सिंगल ही जाता है। एक होता है यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रांच नहीं होती। तो एक्सॉन दो प्रकार का होता है, एक पे जो हमारी कवरिंग होती है और एक पे कवरिंग नहीं है। तो जो कवरिंग थी वो माइलिन शीट थी ना हमारी, तो माइलिन शीट जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये प्रेजेंट है। तो ये वाली जो नर्व सेल्स होती है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये हमारे जो हमारे
क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो हमारे जो क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही है या हमारे ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही है, ये वहां पर हमारे प्रेजेंट होती हैं उसमें। और जहां पर ये देख रहे होगे शीथ नहीं है बिना उसके, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। अगर हम सिस्टम्स पढ़ेंगे ना, वहां पर इस चीज को मैं दोबारा वहां पर भी आपको रिपीट कराऊंगी, ठीक है। तो वहां पर ये हमारे मतलब हमारे ये वाला जो है पेरिफेरल में पाया जाता है, और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो माइलिन शीथ है, ये जो कवरिंग आपको दिख रही है, ये बेसिकली हमारी जो एक ये सफेद रंग का होता है, ये हमारे कुछ विशेष प्रकार के सेल होते हैं जिनको हम श्वासवैन सेल बोलते हैं। और ये हमारे जो इस कवरिंग को पाई जाती है, इसको जो है हम न्यूरोलीमा भी बोलते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये लेकिन एक सार नहीं है, देख रहे हो गैप भी है बीच में, देख रहे हो ना ये गैप है। तो माइलिन शीथ कॉन्टिन्यूस नहीं होती, टुकड़ों में होती है। और जिस स्थान पर माइलिन शीथ एक्सॉन में नहीं होती, ये जो गैप होता है, इसको हम किस गैप को क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर। तो यहाँ पर क्या होता है, नोड्स ऑफ रैनवियर पर जो हमारे नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है, वो यहाँ पे जो भी मैसेज जा रहा होता है, वो जंप करके आता है। यहां से मैसेज आया तो ये जंप करा, यहां से आया ये जंप करता है। तो जंपिंग मैनर का इस तरह का काम होता है, ताकि जो है और ये हमारा मैसेज अच्छे से जाए। और ये जो माइलिन शीथ होती है, ये क्या काम करती है, ये इंसुलेशन का काम करती है, कि यहाँ से कोई भी जो आयंस जो उसके होते हैं हमारे, वो लीक ना कर जाए, प्रॉपर एक मैसेज जो है जाता रहे, ठीक है। तो हमने फिर देखे थे डेंड्राइट्स, जो शाखाएं से जो निकल रही थी, अभी हमने पहले देखा था कई प्रकार के होते हैं ये भी। तो एक यहाँ पर तो प्रेजेंट ही नहीं है, और यहाँ पर जो है एक साइड पर ही है, एक में बहुत तरह के होते हैं। तो डेंड्राइट्स हमारी संख्या एक या अनेक भी हो सकती है, छोटी ब्रांचेस के भी होते हैं। और यहाँ पर हमारे निजेल ग्रेन्यूल्स, जो कि हमारे उसमें भी डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर थे, वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और इसका काम होता है, इट कैरीज इम्पल्स टुवर्ड सेल बॉडी, ये मतलब मैसेज सेल बॉडी की तरफ लेकर आता है, एक्सॉन बाहर लेकर जाता है, ठीक है। और ये जो गैप होते हैं हमारे, इनको हम जब मैसेज एक्सॉन से जो यहाँ तक पहुंच जाता है, ये हमारे टर्मिनल ब्रांचेस पे भी हमारे, ये देख रहे हो ये मोटे मोटे से दिख रहे हैं, इसको इनको दिखा दो, इस पिक्चर में अच्छे से दिख रहे हैं, ये देखो ये दिख रहे हैं थोड़े से, इनमें तो आपको पतले पतले से लग रहे, यहाँ पर ये मोटे मोटे से नजर आ रहे हैं। इनको हम थोड़ा सा बोलते हैं साइनोड नोड। ये एक्सॉन के अंतिम सिरे पे पाए जाते हैं, और ये भी बहुत सारी अनेक संख्या में होते हैं। यहाँ से जो इम्पल्स है दूसरे न्यूरॉन के डाइंड्रोड तक पहुंच जाती है, ठीक है, क्लियर। तो ये आज हमारा जो है टिश्यूज का टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ है। अभी किसी और को कुछ पूछना है तो बताइए, कोई क्वेश्चन इसमें से। मैम इसमें टिश्यू के नेम वगैरह ये सब याद करना पड़ेंगे ना? टिश्यूज के तो नेम याद करने पड़ेंगे, ये तो आपको करना पड़ेगा। अब मैं फटाफट से आपको इंग्लिश वाली स्लाइड फटाफट दिखा देती हूँ, ठीक है। डिटेल मैं इंग्लिश का वो थोड़ा सा कर देती हूँ, जिनको भी थोड़ा सा रहेगा। So what are tissues? Basically, tissues are actually a group of the cells which are similar in the shape and in structure, and also perform the same type of function, are basically make a group, and that group is basically known as a tissue. So we have, for example, we have the, blood cells, muscular cells, skeletal cells, bone cells, or the many type of cells we have. When they make a group together which are in the same functioning, these are known as the tissues of the similar structure and the function. So we have the four main type of the tissues, as we discussed in the Hindi also. The first one is the epithelial tissue, this one, the picture is this, and second one is a connective tissue, third one is a muscular tissue, and fourth one is a nervous tissue. These four acts like the four walls of a room. A room is actually made up of the four walls, and here organ is actually made up of these four walls, or we can say the four type of the tissues, and that tissue is actually made up of our cells. Okay, now we will see about this epithelial tissue. Epithelial tissue is actually is the outermost covering, or it's basically the layer.
either the outer one or the inner one, outermost covering you can say so of any organ or the any body part. So in epithelial tissue, all the cells are actually fit closely uh, each other. There is as such no gap in between. हाँ, एपिथेलियल टिश्यू एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से सटे हुए होते हैं, इनके बीच में गैप बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है. सो एक्चुअली दीज मेक अ बेसमेंट मेम्ब्रेन और द बेसिक लेयर ऑफ अवर बॉडी, or either the outer covering also and the inner covering also. You can say there is a basement membrane, and on this all cells which are in the almost same structure, they together make a group, and this group is basically the tissue, and here it is about the epithelial tissue. So they are present in almost or all over our body in different areas, like our body coverings, also in the body linings, and in the glandular organs or any organ. The inside or the outer layer is actually made up of the epithelial tissue. Basically, the function of epithelial tissue is about the protection. They also help in the absorption, also in the filtration or the secretion of that particular part. Okay. Now we have the different type of tissues, epithelial tissue, the simple one and the compound one. Simple one, as actually it is only a single layer of the cells, and compound is actually the multiple layer of the cells. In simple cells, actually the same size or the structure of the cells, they make a single layer, and that is actually, if this is make of the square shape, that is a squamous simple epithelium. If of the cuboid one, then the cuboidal simple epithelium, the columnar, the ciliated, and the pseudostratified. Pseudostratified in which, malab, actually all these together make a single layer, and if we see, it seems like it is a multiple layer, but in fact these are only it is also the single layer, but it's a complex one of the ciliated, columnar, cuboidal, and squamous. Altogether these make a pseudostratified. Then the multiple layer one is the compound epithelium. In this is a stratified and the transitional. Transitional is again, complex one of the multiple one. In this stratified, the squamous make a, multiple layer, the cuboidal make a multiple layer, the columnar make a multiple layer, and the columnar stratified. And again, it is a pseudo-stratified type. All these make a, multiple layer, that is a transitional one. Clear? So types of these are, we can see in this picture. A simple epithelial tissue means only a one layer. Okay, and stratified or the compound epithelial means more than one layer. This is a simple one, a single layer, and it is a multiple layer. This is a stratified one. Let's see about the simple epithelial tissue. It's based on the cell shape, as I told you right now. The squamous is the flattened one, like this. This is the squamous one. Cuboidal, like this shape. This seems like a cuboid one. This is a columnar, like the pillar one. These are the columnar one. Ciliated are the line by the cilia, or hair-like projection on the one part, on the one side. And the pseudo-stratified are the irregular layering of the cells, basically. So this is the squamous epithelial tissue. जो हिंदी में है वो भी प्लीज इसमें देख लीजिएगा कि कुछ चीजें जो इसमें अलग से नोट हो रही हो वो भी मैं बताऊंगी, तो आप नोट कर लीजिएगा. The squamous epithelium is actually on the basement layer. This is only a single layer of the flattened type of the cells, is a single layer of the flat cells, and they usually forms membranes. जितनी भी हमारी जो membranes होती है, जो एक तरह से झिल्ली होती है, वो बनती है. So लाइन्स बॉडी कैविटीज, जो भी हमारी खोखली जगह है शरीर के अंदर, वहां पर ये उपस्थित होती हैं. तो यहाँ पर इनका कार्य क्या होता है? एक्चुअली इट अलाउज रैपिड एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंस, बिकॉज if any particles want to go through any structure, if it can pass through. So if the layer is is the thin one, then it can pass through. It can't pass through the thicker one. Okay, so it allows a rapid exchange of the substance because it is a single layer. Okay, so the main function is basically the protection and the exchange of like exchange of oxygen and the exchange of any nutrients. Okay,
लाइक दीज टाइप द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि सिंगल लेयर है, तो यहाँ से आदान प्रदान बहुत अच्छे से हो जाता है और साथ ही साथ ये हमारे को प्रोटेक्शन भी देता है। आदान प्रदान क्या होगा, जैसे कि ऑक्सीजन का या किसी भी न्यूट्रिएंट्स का जो है आदान प्रदान हो जाएगा। तो ये ज्यादातर ये कहाँ मिलेगी आपको, आपके फेफड़ों में मिलेंगी या आपकी जो ब्लड की कैपिलरीज है। तो इट लाइन्स लंग्स एंड द कैपिलरीज। Next is the simple epithelial tissue. Simple epithelial tissue, the cuboidal one. Cuboidal one में जो हमारे क्यूब शेप के होते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा क्यूब का, it's like the square one where the height of the cell is equal to the width of the cell. Okay, main function here it is the absorption and the secretion. यहाँ पे जो स्रावित करने का काम होता है वो करते हैं। तो ये हमारी जितनी भी ग्रंथियां हैं या उनकी जो डक्ट्स हैं, तो वहां पर उपस्थित होते हैं। द मेन फंक्शन इज द absorption and secretion, and it all actually presents in all the glands of our body and their ducts. For example, in the kidney tubules, it covers the ovaries also. तो जहां पर हमारी, जैसे हमारी जो ओवरीज है वहां पर हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो वहां पर ये उपस्थित होते हैं, किडनी की ट्यूब्स में उपस्थित होते हैं। Next one is a columnar epithelial tissue. Columnar, it's like the pillar shape, like it seems like a column. It's a single layer of the tall cells. Height is greater than the width one, and the main function is absorption, secretion, absorption, and also the protection. It almost present in our the digestive system, in the in the intestines. तो बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन अवर इंटेस्टाइन्स। तो वहां पर ये हमारे आंतों के ऊपर ज्यादातर ये उपस्थित होते हैं, क्योंकि वहां पर जो एब्जॉर्प्शन का काम जो होता है, जो आप भोजन करते हो एब्जॉर्प्शन होता है और स्रावित करने का भी काम होता है। सो एक्चुअली इट प्रेजेंट्स इन अवर, इट लाइन्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ऑल्सो इट प्रोड्यूस म्यूकस। ओके, then the next one is a ciliated one. Ciliated mein I told you they have actually hair like projection at the one end, they have the hair like structures. These hairs are called the cilia. तो वो कहाँ present हो गए, basically these are present in our lungs, because they actually helps in movement of any particle out of that way. So they are also present in the fallopian tubes, like the fallopian tubes helps in the moving of our egg towards the uterus, or these are also present in our respiratory system, because some dust particles or any bacteria sort of things, so they wipe out from our body. तो ये जो सिलिएटेड वाले होते हैं, जिसके अंदर बालों की तरह इसके अंदर ऊपरी उपस्थित होता है, तो ये हमारे जैसे फेलोपियन ट्यूब जो हमारी गर्भाशय के साथ जो होती है, तो वहां पे अंडे को एक ही तरफ धकेलने का ये काम करते हैं। और जब हमारी सांस की नलियों में भी उपस्थित होता है, क्योंकि अगर हम सांस के साथ साथ कोई धूल मिट्टी चली गई है तो उसको हमारे बाहर की तरफ फेंकने में ये कार्य करते हैं। ओके, next is the pseudostratified. As I told you, these are also the single layer, but it seems like it is a picture of the multiple one. Are you able to see this yellow one picture? My cursor is not moving, I don't know why. See, this is a multiple layer. So here, a mixture of either the columnar one, the ciliated one, the squamous one. So they all together make a single layer, but it seems like pseudo means a false and stratified is a multiple. So it is a single layer, but seems because some cells are shorter and some cells are the longer one. So it seems like a multiple layer. Okay, so main function is also the absorption and the secretion. They are also present in our respiratory tract. फेफड़ों के अंदर ये उपस्थित होती है, ऐसा लगता है कि हमारी multiple layer है. Then the compound one or the stratified one. So first example is the squamous one. Here the squamous, the square shape, when the flat cells make a multiple layer. Okay, so these are the multiple layers of the flat squamous cells, and main function is also the protection, as the protection is the main function of the epithelial tissue. ठीक है ना? So it has also the two types, the stratified squamous non-keratinized epithelium. So here the non-keratinized means keratin is not present, either the absence of the keratin. So keratin is absent here, so it has a very free surface, जो is basically the moist. Okay, so it's present in like in our mouth,
it actually present in the lining of our mouth or the esophagus or the anus part. Have you seen the moist part of our body? It usually presents at the openings of our body. Okay, this is a stratified square. And next one is a keratinized one. Keratinized means the presence of the keratin. So keratin is basically it's like our where moisture is as such not present. Malab, it's not so moist, but so it is the outer covering of our body, the skin, the outer surface of the skin. Here, you can see this part. Okay, the epidermis of skin. Next one is the cuboidal one. So the cuboidal one is actually the two layers of the cube-like cells. The main function is a goal, again, the secretion and protection. So this the cuboidal shape one कहाँ पे present होते हैं हमारे in the sweat glands, जो हमारी पसीने की ग्रंथियां हैं, या हमारे मेमोरी ग्लैंड्स जो हमारे ब्रेस्ट में होती हैं, है ना, लैक्टेशन ग्लैंड्स, या हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे क्या बनाते हैं, लार ग्रंथियां जो हमारी होती है. कोई प्लीज अनम्यूट है, अपने आप को माइक बंद कर लीजिए. Next one is the columnar epithelial tissues. Columnar one, again one, the column one like this. It's like the multi-story building like structure present here, the multiple layers of the columnar cells. So these are very also in different shape, and it is actually rare in our body. Main function, again, the protection and the secretion. They are present in very small amount in where? In our pharynx. Pharynx is actually it's basically in our backside of nose part, or the upper part of the respiratory system. So this is in the pharynx or in the male urethra. Okay, so it is very rarely present in our body, in small parts of our body. Then the stratified ciliated columnar. Ciliated means the columnar one, again with the presence of the cilia. They are also the multiple layer one. So these present in our respiratory passages and the male genital organs. Okay, in the vas deferens and the epididymis. सो ये भी हमारे जो है हमारे श्वसन तंत्र में ये उपस्थित होते हैं, और हमारे जो है पुरुष जो प्रजनन तंत्र में होते हैं वहां पर इनकी उपस्थिति होती है, वहां पे कार्य करने में जो है हमारे मदद करते हैं. देन द other one is the last one of the epithelial tissue is the transitional epithelial tissue. Transitional epithelial tissue basically are the dome like cells, like these are the dome, मतलब गुंबद के आकार के. These are the dome like cells that are neither squamous nor columnar. They are मतलब they don't have as such particular, but they in almost in the round shape, you can see. So actually they depends upon the amount of the stretching. जितना इनमें खिंचाव होगा उस हिसाब से लगते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा मोटी अच्छी actually they have thick layer, either more than 10 or more than that also. It's a very thick layer, and the main function is stretching and protection. And these are present in the lining of the urinary system. As you know, we have a our urinary bladder always collect the urine, and it has a ability to contain a lot of from the even till the 1 liter also. So at that time our urinary bladder stretch out. So here this transitional epithelial tissue is actually present where the stretching is very important at that part of the body. तो जहां पर खिंचावट होता है, जहां पे फैलावट की बात होती है, वहां पर ये उपस्थित होते हैं, हमारी यूरिनरी ब्लैडर में यह उपस्थित होते हैं. चले आगे. अगला हमारा है that is a connective tissue found everywhere in the body, as I told you previously, found in between other tissues also, because it maintains it makes a networking, or it makes a connectivity between each other. It's a widely distributed tissue, the most the almost the largest one, and it consists of the cells surrounded by the compartment of the fluid called the extracellular matrix. Here there is a gap between each cell. Okay, between each cell is actually it fulfill those gaps basically. So it connects, it separates, and also supports other types of tissues also in our body. Without this connective tissue, networking does not happen. So it binds body tissues together, it supports the body and provide protection.
तो कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा बताया था मैंने, फैला हुआ टिश्यू हमारे बॉडी में होता है, एक दूसरे से जुड़ाव, एक दूसरे से कनेक्शन करने में मदद करता है, और इसके बीच में हमारे जो खाली गैप जो भी हमारे शरीर के अंदर होते हैं उनको भरने में यही मदद करता है. So we have different types of the connective tissue. First one is the allular, then the adipose, then the dense connective tissue, blood or the hematopoietic connective tissue, cartilage, bone, या osseous, and the lymphoid. So first one is the areolar tissue. This is the most distributed connective tissue. Like these are the, it's like the, these fibers like structures present here. So these are the soft tissues. It's composed of the cells and the fibers. And these actually are also the three types: the white one, the yellow one, and the reticular one. The white one are the collagen type, so they have like the little one hard one comparative to the elastic one. Elastic one in the yellow one, and then the reticular. Reticular is like the jal or the networking. Okay, so these areolar tissues basically found in the dermis layer of the skin, also in the blood vessels, also in our nerve bundles, muscles, and all those, because this is the maximum. This is a mostly widely distributed connective tissue. Then the adipose tissue. Adipose tissue is basically, adipose means a fat. So wherever we have fat in our body, there actually adipose connective tissue is present in our body. So the free fat inside the fat cells is the adipocytes. It is generally large, rounded, or oval in shape, and they have the deposition of lipids, and it helps in the protection of our internal organs. Also, it insulates the body, it maintains the temperature of our body, and also serve as a fuel storage, because fat, somehow if we want more and more energy, this fat actually convert into the energy at the later on. Then where it is present, कहाँ पर उपस्थित होता है, ये हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू जो कि हमारे स्किन के नीचे ही होता है, अंडर आवर स्किन. Then in the peritoneum. Peritoneum is basically our abdominal layer. Then the yellow bone marrow in our bone, the inside of our bone we have a marrow, and there it is in the form of the yellow bone marrow, and also in the mammary glands. So adipose tissue is present here. तो यहाँ ये हमारे जो हड्डियों के अंदर जो हमारा मज्जा होता है उधर उपस्थित होता है, हमारे पेट में होता है, और हमारे जो ब्रेस्ट होती है वहां पर भी ये प्रेजेंट होता है. द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये भी हमारे जाल की तरह पूरे शरीर में फैला हुआ है. तो मोर फाइबर्स एंड फेवर सेल्स, यहाँ पर मतलब जाल ज्यादा है, सेल इसके अंदर कम होते हैं. सो ये हमारा दो तरह का है. दैट इज एक्चुअली द टू टाइप्स ऑफ व्हाइट फाइबर्स टिश्यू. Can I take 10 minutes more? Is it okay, or do you have another class? मैम ले सकते हैं आप, मैम नहीं है. Okay, I want to complete this topic, otherwise Monday Okay, ma'am. बहुत हो जाएगा. ठीक है. So white fibrous tissue, it is actually made up of the white shiny fibers. Okay, so these are very delicate one, thin one, and they don't have any branch. They actually freely, like these, you can see these fibers. ये आप देख रहे हो ना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, अलग ही अपना फ्लो कर रहे हैं. So actually these are made up of the collagen protein. These are the white fibrous tissue, and these actually help in the protection against the stretch and the pressure. Clear? Next one is the yellow elastic one. So yellow means these are the elastic one, and these are the yellow fibers. These are comparatively to the white one. These are the thick one, and they have individual fiber branch freely, also like the white one, and but they form a networking like this in a zigzag form, है ना? And they are they have the elasticity property. So the main function of yellow elastic is the extensibility and the elasticity, when actually they maintain their original shape after stretching also. So example of yellow elastic tissue are the tendon and the ligaments. Tendons are the structures which attach muscles to the bones, and bones together attach with the help of the ligaments. Okay. Then the blood connective tissue. If there's a question comes in your exam ki blood is what type of structure, if in MCQs you have a option of connective tissue, then you have to take that option. Your answer will be right. So blood is a connective tissue. So blood is basically a fluid type of a connective tissue, and it is surrounded by a fluid matrix C.
It has a lot of cells together, and there is also, a gap in between. Actually, it is actually present in the plasma. So blood is it's a connective tissue. So composition of blood, it's actually the liquid part and the solid part. The liquid part is known as the plasma, which is 55% of the total blood volume, and the solid part contains the cells, that is 45% of the total blood volume, and the solid part contains the cells, the red blood cells, the white blood cells, and the platelets. तो हमारा जो खून जो होता है, हमारा रक्त जो होता है, दो चीजों से उसका निर्माण होता है। एक हमारा जो सॉलिड पार्ट होता है और एक हमारा लिक्विड पार्ट होता है। तो लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं, जो कि 55% होता है, जिसमें कि हम उसको ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। और जो उसका सॉलिड पार्ट होता है वो हमारे किससे बनता है? हमारे कोशिकाओं से बनता है। वो कोशिकाएं हमारे लगभग 45%, 45% जो है रक्त का वॉल्यूम लेती हैं, जो कि जिसमें कि हमारी लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और हमारी प्लेटलेट्स वहां पर इन सबसे मिलके बनी है। और ये हमारे शरीर में सब जगह ही घूमता है। हमारे शरीर में हर चीज का हर कार्य ब्लड से ही होता है। इट सर्कुलेट्स कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी. So what is the function of the blood? It's the transportation. What it transport? All the nutrients, oxygen, and also the waste products, all these things. And it also helps in the regulation of our body pH, because if we want to know our body pH, by the this pH of the blood, we can know our body's acidic type or the alkaline type. And also the white blood cells present in the blood basically destroys the microbes or the bacteria present in our body. So it helps in the immunity of our body, and it also helps in the the clotting factors. If if you got injured at that time, platelets collect there and clot that blood. Otherwise, that blood, if we remains, comes out, oozing out from that part, maybe we got damage to our life. So we have to control that oozing out of blood from our body. So platelets helps in the clotting of the blood. That is the main function of our blood. Next one is the cartilage, connective tissue. Cartilage is also the connective tissue, and it is it has hardness also, but with the elasticity. So the function of the cartilage is basically the protection, and it reduces friction between the two joints, because it also present between the joints, like in between our ribs and the sternum. And it also holds bones together. Otherwise, two hard surfaces like the bones, if they attach together, maybe they will destroy each other after creating friction. So it helps in decreasing that friction and protects the ends of the bone. Then they are the three types. कार्टिलेज हमारे जो है 3 प्रकार के होते हैं। ये हमारी हड्डियों के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ताकि हड्डियां जो बहुत सख्त होती हैं, अगर सख्त एक दूसरे से हड्डी टकराएगी तो घिस सकती है, उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए वहां पर हमारे कार्टिलेज उपस्थित होते हैं, और हमारे जॉइंट्स के बीच में भी उपस्थित होते हैं, ताकि वहां पर हमारी मोबिलिटी बनी रहे। कितना रह गया, मैं देख लेते हैं एक बार। चलिए थोड़ा सा जल्दी करा देती हूँ मैं। या आज हम हिंदी में भी हुआ है क्या? जी, हिंदी में भी हुआ है रेड ब्लड सेल से? क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं है आपकी बात। अभी हिंदी में भी हो गया कि अभी ये 5 है ना, वो 4 हुआ था ना? देखिए, मैं दोनों आपको मैं साथ साथ ही करा रही हूँ, है ना। जो स्लाइड्स दिख रही है, मैं वो ही, मुझे लगा जो चीज वहां पर नहीं पढ़ाई, मैं इसलिए दोबारा हिंदी में भी बोल रही हूँ। ओके ओके, है ना। थैंक यू मैम। हाँ, क्योंकि स्लाइड अब ये इंग्लिश में है, लेकिन मुझे लगा अभी पहले वाली में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो मैं दोबारा इसीलिए आपको बोले, दोनों उसमें आप ध्यान दीजिए। यस यस, थैंक यू मैम। Okay, so 3 type of cartilage we have. The hyaline one. Hyaline cartilage is actually the most common one present, and it is actually composed of the collagen fibers and also the rubbery type of the matrix. And it hyaline is related to the bone, so it is actually present at the एंड ऑफ द आर्कुलेटिंग बोन्स। तो ये हाइलेन जो होती है हमारे हड्डियों से रिलेटेड है, तो हड्डियों के सिरों पर ही उपस्थित होती है, ताकि वहां पर उनकी मूवमेंट आसान से हो जाए, और वहां पर जो भी ज्यादा आपस में उनके बीच में जो है दोनों हड्डियों में जो है
दिक्कत ना हो. So it is located on the ends of the articulating bones and provides support and smooth surfaces actually for the movement at that joint, particular joint. Like in this picture, it is present in between the sternum and the ribs in two bones, and it is forming the costal cartilage. Costal means related to the ribs. See the light blue color present at the ends of the rib. So it is present. It's like a costal cartilage which attach the ribs to the sternum. So it helps in the movement there. When you when you take a breath, when you inhale or exhale, so the movement of the chest is actually, there is a little bit of the movement in between your the ribs and the sternum. So these cartilages help in that movement of your chest. Second one is a fibrocartilage. Fibrocartilage is actually, it's of the fibrous like structure. So it is slightly this flexible tissue, and it is the strongest one comparatively to others. And the matrix is semi-rigid. The matrix or the fluid part you can see in between the cells is a semi-rigid, and it is filled with the white fibers. So it forms a cushion-like structure where in between the vertebra. So fibrocartilage is actually present in between the vertebra. So फाइब्रो कार्टिलेज जो हमारा कार्टिलेज है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी में, हमारी जो हड्डियों के बीच में उपस्थित होता है, तो वहां पर ये कुशन का काम करता है, ये डिस्क का काम करता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो एक दूसरे के साथ सटी हुई है, वहां पर ये डिस्क का काम करता है ताकि हमारी मूवमेंट आराम से हो और वहां पर कोई इंजरी ना पहुंचे. तो वहां पे ये फाइबर्स टाइप का बना होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप का ये बना हुआ होता है. ठीक है. And the third one is the elastic cartilage. The name is the elasticity. Malab it again come back in its shape. So it is actually present in our ear, on on the tip of the nose. This is the type of the elastic cartilage. So we have the three type of the cartilage. So it also provides support and maintains the shape. It provides strength and the elasticity, and also located in the external ear, in our larynx, in our voice blocks, the epiglottis, the blood vessel walls. तो तीसरे प्रकार का जो हमारा इलास्टिक जो कार्टिलेज है, ये हमारे शरीर के अंदर इलास्टिसिटी प्रदान करता है. ये जैसे कि हमारे कान के जो बाहरी है वहां पर उपस्थित होता है. हमारे गले के अंदर लैरिंग्स है, जहाँ पे हम जो हमारा जो है स्वर यंत्र है, और जो स्वर यंत्र के ऊपर जो लैरिंग्स के ऊपर जो ढक्कन होता है, जो कि जब हम खाना खाते हैं ताकि खाना हमारे श्वास नली में ना जाए, वहां पे जो ढक्कन होता है, तो वो भी हमारा इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है. उसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं. और हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं वो भी इसी के ही द्वारा बनी हुई होती हैं. तो ये हमारे आज कार्टिलेज के बारे में हमने पढ़ा. फिर हमारा है बोन कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमारे ऑसियस कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं. दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन बिकॉज इट इज द हार्डेस्ट वन. वी हैव द बोन, दैट इज एक्चुअली हार्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. सो इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द बोन सेल्स. Bone cells are actually the osteocytes. The other name of the bone cell is the osteocytes. So these are the cells you can see. These are the bone cells, and it is actually present in this structure. These are the lacunae, these are the cavities, and the matrix is actually made up of the calcium and the phosphorus, and also with some fibers like structure, that is a collagen fiber. So bones are actually made up of the organic and the inorganic compounds. The inorganic compounds is actually 65% of the total bone, which gives hardness to the bone. That is the calcium and the phosphates. That's why our bones are so strong, so rigid, and also gives strength to our body. So the main framework of the bones is basically it gives framework to our body. It support our body, helps in the movement, and also protection to the internal organs, and it store the minerals. Which minerals? The calcium and the phosphorus. And also the inside of our bones, there is a hollowness, which is a marrow, and there is a formation or the production of the blood cells also. तो हमने बोन्स की बात हम करते हैं, ये भी हमारा एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है. बोन के सेल्स आप देख रहे हो, जिनको हम ऑस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं, ये हमारे एक तरह से इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और जो इसके अंदर जो हमारे बाहरी आप तत्व देख रहे हैं, वो हमारे एक मैट्रिक्स, एक नेटवर्क की तरह आपको दिख रहा है, एक जाल की तरह दिख रहा है. और जो हमारे वहां पर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और हमारा जो हार्डनेस होती है वो हमारे किसके कारण होती है? हमारे कैल्शियम और
फॉस्फेट की वजह से होती है, जो हमारी हड्डियों को इतना जो है हार्डनेस देते हैं, स्ट्रांगनेस देते हैं। और उसी के कारण ही जो हड्डियां होती है हमारे शरीर को एक रूपरेखा देती हैं, हमारे शरीर को जो है एक फ्रेमवर्क बनाती हैं। हम जो भी मूवमेंट होती है मांसपेशी के माध्यम से होता है, लेकिन वो मांसपेशी हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए हमारे शरीर के अंदर जो है कोई भी गतिशीलता होती है। हड्डियां हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्शन देती है, जैसे कि हमारी खोपड़ी के अंदर हमारा जो है मस्तिष्क सुरक्षित है, हमारी पसलियों के अंदर हमारे फेफड़े और हमारा दिल सुरक्षित है, तो ऐसे ही हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन भी देती हैं। हड्डियों के अंदर हमारा क्या है, गुल्लक भी है। किस चीज की गुल्लक है? हमारे कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खजाने, हमारे खनिज जो है वो भी भरपूर मात्रा में उपस्थित होते हैं। और हड्डियां जो हमारी खोखली होती है अंदर से, वहां पे हमारा निर्माण भी होता है। किनका निर्माण होता है? हमारी रक्त कोशिकाओं का, ब्लड सेल्स का, डब्ल्यूबीसी हो चाहे आरबीसी हो। क्लियर है? ओके, आज हम बस सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू तक करेंगे, मस्कुलर टिश्यू और वो हम अगली बार ले लेंगे। दिस इज द लास्ट वन। सो हमारा आखिरी अब हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारा लिम्फॉइड है। लिम्फॉइड हमारा लिम्फ से रिलेटेड है, जो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द leukocytes or the basically leukocytes are known as the white blood cells. Of the types of the white blood cells, the monocytes and the lymphocytes, which make the connective tissue. This help in our basically the immunity of our body, in the protection from the the bacteria. So these lymphocytes basically present in our bone marrow, as WBC is also manufacturing there, in our lymph nodes, spleen, thymus glands, and the tonsils. These are all organs of the lymphatic system, so it helps in basically our immunity. So the main important is this is the defense system of our body. So it protects from the infection and the foreign bodies. तो lymphoid जो है ये हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता में हमारे मदद करता है। तो इसके जो हमारे सेल्स जो होते हैं वो हमारे बेसिकली जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स बेसिकली, जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के ही हैं, ये हमें शरीर विभिन्न बीमारियों से जो है बचने में मदद करते हैं। अलग अलग हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये हमारे मदद करते हैं। ठीक है, तो आज हमारे सारे कनेक्टिव टिश्यू तक आज हमने कर लिया है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द मस्कुलर टिश्यू। इफ एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज यहाँ पर विराम देते हैं। तो कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, गहरा लंबा श्वास,